नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब में डीप डाइव करेंगे जो आपको 1920s के श्रीलंका या तब के सीलोन की एक अनोखी झलक देगी। शायद आपने इस राइटर का नाम सुना हो, श्याम सेल्वदुरई। इनकी पहली किताब फनी बॉय को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इनके दूसरे मास्टरपीस की, सिनेमन गार्डन्स। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो हमें उस दौर में ले जाती है जब श्रीलंका आजादी की दहलीज पर खड़ा था और जहां लोगों की जिंदगियां और उनके रिश्ते, उनकी पहचान, सब कुछ बदल रहा था। तो चलिए बिना किसी देर के सफर को शुरू करते हैं। तो इमेजिन कीजिए 1920s का सीलोन। ये वो दौर है जब ब्रिटिश एम्पायर अपने अंत की शुरुआत देख रहा था श्रीलंका में। इंडिया में महात्मा गांधी का आंदोलन जोर पर था, लेकिन सीलोन में आजादी की लड़ाई थोड़ी अलग थी। यहाँ बड़े-बड़े नेता अंग्रेजी हुकूमत से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बातचीत कर रहे थे। नॉवल का नाम सिनेमन गार्डन्स कोलंबिया के एक बहुत पॉश इलाके का नाम है, जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा लिटिल्स दिल्ली या मुंबई में मालाबार हिल्स। यहाँ सिर्फ अमीर और प्रभावशाली लोग रहते थे। वो सिलोनीज एलीट थे जो इंग्लिश के साथ मिलकर काम करते थे और उनकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल अच्छे से अपना चुके थे। जैसे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश किताबें पढ़ना, अंग्रेजी तरीके से खाना पीना, सब कुछ बिल्कुल इंग्लिशमैन जैसा। लेकिन एक सच्चाई भी थी कि चाहे वो कितना भी अमीर या पढ़े लिखे क्यों ना हो, अंग्रेज उन्हें फिर भी नेटिव ही मानते थे। एक तरह से वो एक गिल्डेड केज में थे, मतलब कि एक सोने का पिंजरा जो बाहर से चाहे कितना भी चमकदार हो, लेकिन अंदर से तो कैद ही रहेगा। इसी दौर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई, डोनोमोर कमीशन का आना। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक आई हुई कमेटी थी जिसका काम था सिलोन के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उनकी एक रिकमेंडेशन थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं। और एबॉलिशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जाति या धर्म के नाम पर अलग अलग वोटिंग ब्लॉक्स खत्म करना। सोचिए कितनी बड़ी बात थी उस समय के लिए। इंडिया में भी ये वैसे उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जो पुराने जमींदार थे, जैसे कि इस नॉवल में मुदालियर का हमको कैरेक्टर देखने को मिलता है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे अनपढ़ जनता के हाथ में तो पावर आ जाएगी और उनका राज रातों रात खत्म हो जाएगा। और इस नॉवल की एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, सेल्वादोराई ने नॉवल में होमोसेक्सुअलिटी को भी एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया है। उन्होंने दिखाया है कि ये कोई वेस्टर्न बीमारी नहीं थी जैसा कि कई लोग मानते हैं। उन्होंने इसके लिए एक रियल लाइफ कनेक्शन यूज किया है। सर पूनम बलम अरुणाचलम, जो कि एक बहुत बड़े तमिल नेता और फ्रीडम फाइटर थे, और एडवर्ड कारपेंटर, एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मिस्ट और अर्ली गे राइट एक्टिविस्ट। ये दोनों कैम्ब्रिज में मिले थे और उनकी गहरी दोस्ती थी। सेल्वादोराई ने इसी दोस्ती को फिक्शनलाइज करके बालेंदरन और रिचर्ड हॉलैंड के किरदारों में एक रोमांटिक एंगल दिया है। ये दिखाता है कि क्वीर आइडेंटिटीज हमेशा से मौजूद थी। सिनेमन गार्डन्स की कहानी दो मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जो रिश्ते में तो वैसे चाचा भतीजी लगते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें और उनकी लड़ाइयाँ बहुत ही सिमिलर है। पहली कहानी है अनुलक्ष्मी की। वो 22 साल की एक पढ़ी लिखी, तेज दिमाग वाली लड़की है जो कोलपिट्टी मिशन स्कूल में एक टीचर है। उस जमाने में औरतें या तो जब रिक्शा में सफर करती थी या फैमिली कार में, अनुलक्ष्मी अपनी बाइक से स्कूल जाती थी, मतलब बाइसिकल से। ये बाइसिकल सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये उसकी आजादी का प्रतीक थी। ये दिखाता है कि वो अपने नियम खुद बनाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले और समाज उसे बार-बार रोकने की कोशिश करते थे, जैसे कि हमेशा ट्रेडिशनल स्टोरी में होता भी है। उसकी छोटी बहन मनोहरी उसका मजाक उड़ाती थी, जैसे कि वो बंदर की तरह बाइसिकल पर लगती है, लोग उसे ट्रिक्स दिखाने के लिए पैसे देंगे। ये दिखाता है कि एक लड़की का आजाद होना उनके समाज के लिए कितना अजीब और शेमफुल था। अनुलक्ष्मी की माँ लुइजा, जिसके पति मुरुगाउसु ने उसे छोड़ दिया था, अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। वो अनुलक्ष्मी को बार बार शादी के लिए फोर्स करती थी, क्योंकि उसे डर था कि अनुलक्ष्मी की विलफुल यानी जिद्दी नेचर उसकी बहनों मनोहरी और कुमुदिनी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देने वाली है आगे चल के। अनुलक्ष्मी कई रिश्ते देखती थी, जैसे चंद्रन, मैकिन्टोश या मिस्टर जयवीरा, लेकिन उसे शादी का ख्याल ही ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वो देखती थी कि कैसे शादीशुदा औरतें कितनी बंधी हुई जिंदगी जीती हैं। उसका सपना है कि वो अपनी ब्रिटिश हेड मिस्ट्रेस मिस लॉटन की तरह बने, आजाद, प्रोफेशनल और एक डेडिकेटेड टीचर। अनुलक्ष्मी मिस लॉटन को अपना आइडियल मानती है और वाइस प्रिंसिपल बनने की उम्मीद रखती है। लेकिन जब वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन खाली होती है,
तो मिस लॉटन उसे छोड़कर एक कम क्वालिफाइड आदमी को चूज करती है। इस घटना से अनुलक्ष्मी का दिल टूट जाता है। उसे समझ आता है कि मिस लॉटन का फेमिनिज्म सिर्फ इंग्लिशमैन तक ही सीमित था। उसके लिए अनुलक्ष्मी सिर्फ एक नेटिव लड़की है जिसको कि अपनी जगह पर रहना चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा डिसइल्यूजनमेंट था। इन सब के बावजूद अनुलक्ष्मी अपने आसपास के पॉलिटिकल चेंजेस में इंटरेस्ट लेती है। वो अपनी मौसी सोनिया के साथ वुमेन्स फ्रेंचाइज की मीटिंग्स में जाती है। वो मैरी रत्नम और एंगेस de सिल्वा जैसे रियल हिस्टोरिकल फिगर्स की स्पीचेस सुनती है। जब उसे पता चलता है कि तमिल नेता पूनम बलम रामनाथम भी औरतों को वोट देने के खिलाफ है, तो उसकी सोच और भी ज्यादा रेडिकल हो जाती है। दूसरी कहानी है अनुलक्ष्मी के चाचा बालेंद्रन नवरत्नम की। बाहर से तो वो एक आदर्श बेटा, एकदम आइडियल सन लगता है, मुदालियर नवरत्नम का ड्यूटीफुल सन। वो अपनी वाइफ सोनिया और बेटे के साथ एकदम खुश दिखता है। वो परिवार के टी एस्टेट्स के काम को संभालने का काम करता है। लेकिन अंदर ही अंदर बालेंद्रन एक बहुत बड़े पेन से गुजर रहा होता है। वो क्लोस्टेटेड होमोसेक्सुअल है। रात के अंधेरे में वो कोलंबो के बीचेस पर जाता है और रिलेशन बनाता है। इन रिलेशन के बाद उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और सेल्फ लोथिंग होती है। वो अपनी कंडीशन को एनाथेमा मानता है। ये समाज और उसके फादर के लिए एक बहुत ज्यादा टैबू चीज है। उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसे पता चलता है कि डॉनोमोर कमीशन में एक मेंबर रिचर्ड हॉलैंड है, जो उसके लंदन कॉलेज डेज का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। नॉवल में फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि 20 साल पहले लंदन में पढ़ाई के दौरान बालेंद्रन और रिचर्ड बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे। उसने एडवर्ड कारपेंटर जैसे थिंकर्स के सर्कल में टाइम स्पेंड किया था, जहाँ बालेंद्रन ने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना सीखा था। लेकिन मुदालियर नवरत्नम को ये जब पता चला, तो वो लंदन गए और बालेंद्रन को धमकी दी। बालेंद्रन अपने पिता की धमकी और परिवार की इज्जत को लेकर डर गया। वो रिचर्ड को छोड़कर सिलोन वापस आ गया और उसने सोनिया से शादी कर ली। अब जब रिचर्ड वापस आ गया, तो बालेंद्रन को डर है कि कहीं उसके सीक्रेट्स खुल ना जाए और उसकी बनी बनाई जिंदगी तबाह ना हो जाए। पर उसके फादर मुदालियर इसे एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वो बालेंद्रन को कहते हैं कि वो रिचर्ड से अपनी दोस्ती बढ़ाए और उसे इन्फ्लुएंस करे कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ वोट करे। बालेंद्रन पूरी तरीके से फंस जाता है। उसके फादर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। कहानी तब सबसे हाई पॉइंट पर पहुंचती है जब मुदालियर बालेंद्रन पर रिचर्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत प्रेशर डालते हैं। बालेंद्रन अब और चुप नहीं रह सकता। एक दिन मुदालियर के स्टडी रूम में बालेंद्रन फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो अपने फादर से कहता है कि वो उसका कोई पॉलिटिकल पॉन नहीं बनेगा। वो रिचर्ड के लिए अपने रिलेशन को कन्फेस करता है। ये बालेंद्रन का मुदालियर के सामने कमिंग आउट था। मुदालियर का रिएक्शन बहुत गुस्से वाला होता है। मैं तुम्हें अपने घर में ऐसी गंदी बातें करने नहीं दे सकता। लेकिन अब मुदालियर की शक्ति कम हो चुकी है। बालेंद्रन ने बोलकर उस डर को खत्म कर दिया है जो उसके पिता ने उसके अंदर पैदा किया था। उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपने राज से डर नहीं सकता, उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। इधर अनुलक्ष्मी का क्लाइमेक्स थोड़ा सा अलग है। मिस लॉटन से मिले धोखे और शादी के बढ़ते प्रेशर के बाद वो एक रेडिकल डिसीजन लेती है। मतलब कि एक अनसर्टेन फ्यूचर को चूज करती है। वो अपनी टीचिंग जॉब से इस्तीफा दे देती है। वो अपने स्यूटर्स को भी रिजेक्ट कर देती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, वो एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ती है, बजाय एक ऐसी ज़िंदगी जीने की जहाँ उसकी पहचान और इज़्ज़त कम हो। उसे समझ आता है कि आज़ादी कोई देता नहीं है, इसे खुद लेना पड़ता है और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नॉवल का एंड ना तो ट्रेजिक है और ना ही पूरी तरीके से हैप्पी। ये एक मेलैंकोली रियलिज़्म के साथ खत्म होती है। बालेंद्रन सोनिया को छोड़कर रिचर्ड के पास नहीं जाता। वो समझता है कि उसकी ज़िंदगी, उसका बेटा, उसकी वाइफ और उसका घर उसके लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही ये सब एक कॉम्प्रोमाइज पर बना हो। नॉवल के अंत में वो रिचर्ड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो फ्रेंडशिप की डिमांड करता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बालेंद्रन रिचर्ड को अपनी जिंदगी से दोबारा बाहर नहीं करता। वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है और एक बीच का रास्ता निकालता है। मुदालियर नवरत्नन अकेला रह जाता है। उनका पॉलिटिकल कॉज फेल होने वाला है और उनका परिवार पर भी कंट्रोल टूट चुका है। सिनेमन गार्डन्स की दुनिया, जहां मुदालियर जैसे लोगों का राज था, अब बदल रही है, एक नए, ज्यादा डेमोक्रेटिक और अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ। चलिए अब देखते हैं इस नॉवल के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, जो उस दौर के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। बालेंद्रन, जैसा कि हमने देखा, वो नॉवल का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उसका अंदरूनी संघर्ष उस समय के सोसाइटी में डबल लाइफ जीने की कीमत दिखाता है। वो ड्यूटी और डिजायर के बीच हमेशा फंसा रहता है। उसकी जर्नी खुद को एक्सेप्ट करने की है, सोसाइटी को छोड़ने की नहीं। उसकी ताकत उसकी चुप्पी तोड़ने में है।
अनुलक्ष्मी एक न्यू वुमन है। वो पढ़ना, लिखना और आज़ादी से जीना चाहती है। लेकिन उसे समझ आता है कि उसका मेरिट और एजुकेशन उसे पूरी तरीके से आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलोनियल सोसाइटी में रंग और जाति का भेदभाव अभी भी मौजूद है। उसकी लड़ाई उस समय की पढ़ी-लिखी महिला की लड़ाई है। मुदालियर ये नॉवल का एंटेगोनिस्ट है। वो पुरानी परंपराओं और फीडल पावर का प्रतीक है। वो ब्रिटिश से आजादी तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जनता को वोटिंग राइट्स देने से मना करते हैं। उनका हिपोक्रेसी इस बात में साफ तौर पर दिखता है। उनके लिए परिवार की इज्जत और पावर ही सब कुछ है। रिचर्ड हॉलैंड रिचर्ड एक टाइप का कैटलिस्ट है इस नॉवल के अंदर। उसका आना बालेंद्रन की जिंदगी में तूफान लाता है। वो एक तरीके से बालेंद्रन के द रोड नॉट टेकन को रिप्रेजेंट करता है। मिस लॉटन अनुलक्ष्मी की हेड मिस्ट्रेस, वो कॉलोनियल फेमिनिज्म की प्रतीक है, जो अपनी वुमेन्स को तो आजाद करना चाहती है, लेकिन नेटिव औरतों को अपने से नीचे ही रखना चाहती है। लुइजा अनुलक्ष्मी की माँ, वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेग्मेटिक वुमेन है जिसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया। वो अपनी बेटियों को समाज की बुराइयों से बचाने के लिए उन्हें शादी के लिए फोर्स करती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो भी उसकी तरह अकेली ना रह जाए। तो ये कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, वो बस उसकी चिंता को दर्शाता है। सिनेमन गार्डन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कई गहरे थीम्स हमको दिखाती है जो शायद आज भी रेलेवेंट हो। द इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्वीर आइडेंटिटी नॉवल का सबसे बड़ा थीम है होमोसेक्सुअलिटी को श्रीलंकन कंटेक्स्ट में दिखाना। सेल्वादोराई दिखाते हैं कि क्वीर डिजायर श्रीलंका के लिए कोई बाहर की चीज नहीं थी। ये कॉलोनियल पीरियड में इंग्लिश मॉरल्स और लॉज के कारण छुपाया गया था। बालेंद्रन और रिचर्ड का रिलेशन इस बात का साफ तौर पर सबूत है इस नॉवल के अंदर। द इंटरसेक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ये नॉवल बार बार दिखाती है कि कैसे लोगों की पर्सनल लाइफ, उनकी शादी, उनके रिश्ते, उनके डिजायर्स सब कुछ पॉलिटिक्स और सोसाइटी के रूल से अफेक्टेड होते हैं। अनुलक्ष्मी की शादी, मुदालियर का बालेंद्रन को पॉलिटिकल टूल बनाना, ये सब इस थीम को अंडरलाइन करते हैं। द गिल्डेड केज ऑफ क्लास एंड कास्ट सेल्वादोराई ने श्रीलंकन अपर कास्ट की हिपोक्रेसी को बहुत ही अच्छे से दिखाया। वो ब्रिटिश से तो आजादी मांगते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मुदालियर का अपने बड़े बेटे अरुल को इसलिए निकाल देना क्योंकि उसने एक लो कास्ट लड़की से शादी की थी, ये दिखाता है कि उनकी जेंटैलिटी कितनी ज्यादा सुपरफिशियल थी। फेमिनिज्म इन फेड्यूल सेटिंग अनुलक्ष्मी की कहानी डबल कोलोनाइजेशन को हाईलाइट करती है। यानी एक वुमेन को कॉलोनियल पावर भी डोमिनेट करती है और उसका अपना पेट्रियार्कल समाज भी। उसे समझ आता है कि सिर्फ वेस्टर्न फेमिनिज्म उसकी मदद नहीं कर सकता फ्रीडम के लिए, उसे अपना खुद का श्रीलंकन फेमिनिज्म बनाना पड़ेगा। क्रिटिक्स ने सिनेमन गार्डन्स को एक ओल्ड फैशन नॉवल कहा है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। इसकी कंपैरिजन जेन ऑस्टिन और ईएम फॉस्टर से की जाती है। जैसे जेन ऑस्टिन अपने ड्राइंग रूम्स में सोशल कन्फ्लिक्ट्स दिखाती है, वैसे ही सिल्वरदोराई ने सिनेमन गार्डन्स के घरों में बड़े-बड़े पॉलिटिकल और सोशल कन्फ्लिक्ट्स दिखाए हैं। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि नॉवल में रिसर्च और हिस्टोरिकल डिटेल्स को कभी-कभी थोड़ा क्लमजीली इंसर्ट किया गया है। कुछ को लगा कि अनुलक्ष्मी और बालेंद्रन के थॉट्स 1920s के लोगों से ज्यादा 1990s के लोगों जैसे लगते हैं। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के बावजूद नॉवल को बहुत पसंद किया गया, खासकर इसकी डिटेल्ड हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन और क्वेयर आइडेंटिटीज को मेन स्ट्रीम नैरेटिव में लेकर आने के लिए। तो क्या सिखाती है हमें सिनेमन गार्डन्स? ये नॉवल हमें बताती है कि 1927 वो साल था जब एक इंक्लूसिव प्लूरलिस्टिक श्रीलंका बनने के चांसेस थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नॉवल का अंत कोई ग्रैंड रिवॉल्यूशन नहीं है। बालेंद्रन अपनी शादी में रहता है, अनुलक्ष्मी अपनी नौकरी छोड़ देती है, लेकिन उन्होंने चुप्पी तो तोड़ी थी। उन्होंने अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया। बालेंद्रन का रिचर्ड को लेटर लिखना, जहां वो फ्रेंडशिप की डिमांड करता है, नॉवल का मॉरल सेंटर है। ये दिखाता है कि लव चाहे किसी भी रूप में हो, एम्पायर पेट्रियार्की के बावजूद जिंदा रहता है। सिनेमन गार्डन्स हमें याद दिलाती है कि गार्डन सिर्फ एक इल्यूजन था। सिलोन की असली कहानी उसके अमीर लोगों के सजाए हुए लॉन में नहीं थी, बल्कि उन स्प्लिंटर्ड फैमिलीज और कन्फ्लिक्टेड पैशंस में थी, जो चुप रहने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिनेमन गार्डन्स की पूरी डीप डाइव। अगर आपने ये किताब पूरी पढ़ ली है, तो कौन सा पार्ट इसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।